हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल ज्ञान। तो दोस्तों, आज एक हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं, जो कि जेकेएसएसबी ने अपने कांस्टेबल के एग्ज़ाम में डायरेक्टली मेंशन किया है अपने सिलेबस में। दोस्तों, टॉपिक क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। आपको इस लेक्चर को देखने के बाद कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले देखिए, 11 मई 2005, 11 मई 2005 को ये बिल जो है वो लोकसभा में जाता है। ठीक है। अगले ही दिन 12 मई 2005 को राज्यसभा में जाता है और 15 मई 2005 को इस बिल को प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है। यानी प्रेसिडेंट जो है वो इसको साइन कब करता है? 15 मई को। और 12 अक्टूबर को ये केम इनटू फोर्स बोले हम या केम इनटू एग्जिस्टेंस बोले तो 12 अक्टूबर को इसको मिलता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखो कि सबसे पहले जब तक ना कोई बिल पास हो तब तक वो एक्ट नहीं बनता है। एक्ट पास होने से पहले वो बिल ही रहता है। तो बिल जो है पहले लोकसभा में पास हुआ था, याद रखिए, 11 मई को। दूसरे ही दिन 12 मई को राज्यसभा में पास हुआ। ठीक है। फिर 15 मई को प्रेसिडेंट ने अपने सिग्नेचर इस पे किए और 15 मई के बाद 12 अक्टूबर को ये फोर्स में आया, ये एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है। अब सवाल पहला क्या है कि फर्स्ट आरटीआई फील्ड बाय, सबसे पहली आरटीआई जो है वो किसने फील्ड की थी, किसने फाइल की थी? वो था शहजाद राणा। और कहाँ पे की थी दोस्तों? पुणे के पुलिस स्टेशन में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुणे के पुलिस स्टेशन में सबसे पहली आरटीआई फाइल किसने की थी? शहजाद राणा ने। आ सकता है क्वेश्चन, पूछ सकते हैं। फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट आरटीआई, सबसे पहला देश कौन था जिसने इम्प्लीमेंट किया आरटीआई को? तो ये था स्वीडन दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इनेक्ट आरटीआई, इंडिया की पहली स्टेट ऐसी कौन थी? इंडिया की पहली स्टेट ऐसी कौन थी जिसने आरटीआई एक्ट को इनेक्ट किया? तो वो थी दोस्तों तमिलनाडु। वो थी दोस्तों तमिलनाडु। ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है दोस्तों आइडिया ऑफ आरटीआई एक्ट, किसने आइडिया दिया था आरटीआई के लिए? आइडिया दिया था प्राइम मिनिस्टर श्री वीपी सिंह 1990 में श्री वीपी सिंह जो कि प्राइम मिनिस्टर था, इसने आरटीआई का आइडिया दिया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है दोस्तों, हिस्ट्री बैकग्राउंड ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड जो है वो क्या है, थोड़ा सा जानते हैं 2005 का। बिफोर 2005 आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21, दो आर्टिकल जो थे 2005 से, एक 19 और एक 21। दोस्तों 19 क्या है, 21 क्या है, थोड़ा सा इनको देखते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, यानी कि जो आर्टिकल 19 था वो क्या था? राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन। और आर्टिकल 21 जो था वो क्या था? राइट टू लाइफ एंड राइट टू नो। यानी कि 2005 से पहले आरटीआई नहीं थी, आरटीआई नहीं था। उससे पहले जो था वो दो आर्टिकल थे ये, जिनसे हमें इंफॉर्मेशन, आर्टिकल 19 जो था ये हमें इंफॉर्मेशन रिसीव करने का अधिकार देता था। ठीक है। और आर्टिकल 21 क्या था? राइट टू लाइफ एंड राइट टू नो, यानी हमें जानने का अधिकार मिलता था हमें आर्टिकल 21 में। तो यानी कि 2005 से पहले 2005 से पहले आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 ही आरटीआई की जगह काम करते थे, ऐसा मान लिया। ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों, आरटीआई एक्ट 2005 का जो है रिप्लेस्ड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। दोस्तों 2005 के आरटीआई के एक्ट से पहले भी यहाँ पे एक एक्ट था, वो एक्ट था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। जब आरटीआई एक्ट 2005 में आया तो इस आरटीआई एक्ट ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 का जो था इसको रिप्लेस किया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है, आरटीआई मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय एमकेएसएस। ये क्या है दोस्तों? मजदूर किसान शक्ति संगठन इन राजस्थान इन 1944 टू फाइट अगेंस्ट लोकल करप्शन। आरटीआई मूवमेंट थी, कौन थी दोस्तों? ये मजदूर किसान शक्ति संगठन जो कि राजस्थान में 1944 को शुरू हुई थी। ये किस लिए शुरू हुई थी? टू फाइट अगेंस्ट लोकल करप्शन, करप्शन के अगेंस्ट लड़ना।
ठीक है, इसके लिए ये मूवमेंट चलाई गई थी। इन J&K RTI एक्ट 2005 रिप्लेस्ड RTI एक्ट 2009 आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। दोस्तों हमारे जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो RTI एक्ट 2005 का जो था, इसने किसको रिप्लेस किया? RTI एक्ट 2009 को, ठीक है, आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अब आप हैरान होंगे कि RTI एक्ट 2005 ने रिप्लेस किया 2009 को, ये कैसे हो सकता है? दोस्तों जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में हमारा इधर हुआ, जब हमारी स्टेट यूटी में डिवाइड हुई, तो उसके बाद की बात है ये कि RTI एक्ट 2000 उस मतलब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 में हुआ ना, उससे पहले यहाँ पे RTI एक्ट 2009 था, 2005 का नहीं था। इसलिए रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद जो है, अब 2009 का जो RTI एक्ट था उसको वो रिप्लेस किया 2005 ने, ठीक है। यानी कि 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद RTI एक्ट 2005 ही हमारे जम्मू कश्मीर में है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखें दोस्तों, तो RTI एक्ट 2005, इसमें चैप्टर कितने हैं, सेक्शन कितनी हैं और शेड्यूल कितने हैं? चैप्टर जो कि 6 चैप्टर इसमें हैं, सेक्शन 31 और शेड्यूल 2, 2 शेड्यूल है। अब हमें याद रखना है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। चैप्टर 6 कौन कौन से दोस्तों देखते हैं। पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी, सेकंड है दोस्तों ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, थर्ड है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, फोर्थ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, फिफ्थ पावर एंड फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन, अपील, पेनल्टीज़, ठीक है। यानी अपील पेनल्टीज़ किस में आता है? फिफ्थ में आता है, फिफ्थ चैप्टर में आता है। और सिक्स्थ वन दोस्तों ये है मिसलेनियस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सेक्शन 31 है, तो ये यहाँ पे मैंने नहीं लिखी है, ये आगे हम 1 बाय 1 देखते हैं। शेड्यूल है इसके 2, ओथ बाय CIC, पहला ये है, और दूसरा जो है वो क्या है, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये 2 इसके शेड्यूल है दोस्तों। हम 1 बाय 1 इनको आगे देखते हैं, ठीक है दोस्तों। बात करें चैप्टर 1 की, तो अभी तक दोस्तों हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस है। अब हम चैप्टर 1 जो है प्रिलिमिनरी है, इससे शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है, इसमें 2 सेक्शनें आती हैं दोस्तों, सेक्शन 1 टू सेक्शन 2। कौन कौन सी सेक्शनें आती हैं डिटेल में अच्छे से देखेंगे। सेक्शन 1 जो है ना, शॉर्ट टाइटल, और सेक्शन 2 इंफॉर्मेशन, ठीक है दोस्तों। अब हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि सेक्शन 1 क्या है, सेक्शन 2 क्या है, सेक्शन 3 क्या है, सेक्शन 4 क्या है, ऐसे ही आएगा। लेकिन उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट टाइटल का मतलब क्या है कि RTI एक्ट एक्सटेंड टू होल इंडिया। जो RTI एक्ट है ये पूरे देश पे लागू होता है, ठीक है। अगर हमें ऐसा पूछा जाए तो ये हमारी सेक्शन 1 कहती है, ठीक है। दूसरा क्या है दोस्तों, एम्पावर टू सीक एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कि हम किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये हमारी सेक्शन 1 में लिखा है, ठीक है। सेक्शन 2 क्या है दोस्तों, इंफॉर्मेशन डेफिनेशन। इसमें क्या आता है दोस्तों, इट इंक्लूड रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, पेपर एट्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। दोस्तों देखिए सेक्शन 2 का नाम ही है इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन से ही रिलेटेड है डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड, पेपर एट्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है दोस्तों। अब सेक्शन 2H जो है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें क्या है, पब्लिक अथॉरिटी। अगर ऐसा पूछा जाए कि पब्लिक अथॉरिटी जो है, तो वो कौन सी सेक्शन है, किस सेक्शन में आती है, सेक्शन 2 क्लास H, ठीक है दोस्तों। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या है, एनी अथॉरिटी और बॉडी ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बॉडी जो गवर्नमेंट ने बनाई हो, यानी हम सीधा सीधा मोटा मोटा कहें तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। चैप्टर 2, ये चैप्टर 1 में हमारे पास 2 सेक्शनें थी, हमने दोनों को अच्छे से देखा, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चैप्टर 2 क्या कहता है दोस्तों, ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। चैप्टर 2 है ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी से हमने अभी समझा दोस्तों गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। इसमें आती है सेक्शन 3 टू सेक्शन 11, ठीक है, यानी 8 सेक्शन इसके अंदर आती है। चलिए देखते हैं दोस्तों।
दोस्तों सेक्शन 3 जो है राइट टू फाइल आरटीआई, सेक्शन 3 देखिए दोस्तों, हमें मोटा मोटा पढ़ना है कि सेक्शन 3 में लिखा है राइट टू फाइल आरटीआई कि हम आरटीआई लगा सकते हैं या हमारे पास अधिकार है, हमारे पास राइट है इस चीज़ का। ये सेक्शन 3 में लिखा है। सेक्शन 4 में लिखा है ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, यानी पब्लिक अथॉरिटी से हमने अभी समझा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऐसा कोई मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट समझो। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ने बनाया हो, ठीक है। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है फर्ज निभाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, सॉरी, ऑब्लिगेशन का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं जैसे राइट टू फाइल आरटीआई, आरटीआई का हमारे पास अधिकार है, हम लगा सकते हैं। तो ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फाइल आरटीआई, इंडिया का हर नागरिक, हर शहरी जो सिटीज़न है इंडिया का, वो आरटीआई लगा सकता है दोस्तों। एनआरआई कैन आल्सो फाइल बट इन सम स्पेशल केसेस। ना एनआरआई क्या है? नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन, ठीक है, जो इंडिया के नहीं हैं, परमानेंट इंडिया में नहीं रहने वाले, बाहर के हैं, वो भी आरटीआई लगा सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में ही लगा सकते हैं, ऐसे नहीं लगा सकते, ठीक है। ये हमारे पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, वरना हमें तो खाली याद रखना है कि सेक्शन 3 में क्या है, सेक्शन 4 में क्या है, सेक्शन 5 में क्या है, ठीक है। सेक्शन 4 के अंदर क्या है? ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शैल मेंटेन रिकॉर्ड, कि मतलब जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा उनको मेंटेन रिकॉर्ड रखना चाहिए, ठीक है। पब्लिक अथॉरिटी पब्लिश द इंफॉर्मेशन विद इन 120 डेज ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ एक्ट ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी जो है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनको मतलब 120 दिन के अंदर ही क्या करना है? इंफॉर्मेशन को पब्लिश करना है, इतना ही उनके पास टाइम है, 120 दिन का, ठीक है। सेक्शन 5 कहती है ऑफिसर अंडर आरटीआई, जो भी ऑफिसर आरटीआई के अंडर आते हैं उनकी बात किस में की गई? तो सेक्शन 5 में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से ऑफिसर है? जैसे एपीआईओ, एपीआईओ को मतलब है असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, और ये सब डिवीजन लेवल पे काम करते हैं। दूसरा है पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। अब ये अलग अलग हो सकते हैं, जैसे स्टेट का अलग और सेंट्रल का अलग, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? सेक्शन नंबर 6, मैनर ऑफ फिलिंग एप्लीकेशंस, यानी अगर आपको आरटीआई लगाना है तो आपको जो एप्लीकेशन लिखनी है ना, तो एप्लीकेशन के कुछ रूल हैं, कैसे लिखना है, कितनी फ़ीस वगैरह, ये सब, ठीक है। मैनर ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन ये सेक्शन 6 में है दोस्तों, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। एप्लीकेशन जो आप लगाओगे वो टाइप्ड हो या हैंड रिटन हो, किसी भी फॉर्म में हो चलेगी। फ़ी रहती है इसकी दोस्तों ऑनली एंड ऑनली 10 रुपीज़, ठीक है। नो फ़ी फॉर बीपीएल, बीपीएल का अगर कोई है आरटीआई लगाने वाला, उसके लिए फ़ी कोई भी नहीं है। पार्टिकुलर, पार्टिकुलर का मतलब क्या है दोस्तों? कि विच इंफॉर्मेशन यू वांट टू सीक, डायरेक्टली आप एप्लीकेशन में वही चीज़ मेंशन करोगे जिसको आप, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, ऐसा इधर उधर की चीज़ें आप नहीं लिख सकते। लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी या वर्नाकुलर लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी भी चलेगी, इंग्लिश भी चलेगी, और वर्नाकुलर, वर्नाकुलर का मतलब लोकल, जैसे कश्मीरी, किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, ठीक है। सेक्शन 7 क्या है? डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एप्लीकेशन टू एपीआईओ, दोस्तों अगर आप अपनी आरटीआई फाइल की एप्लीकेशन अगर आपकी एपीआईओ के पास जाती है, ठीक है, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा, तो मैक्सिमम उसको 35 दिन के अंदर, 35 डेज़ के अंदर जवाब देना है। अगर आपकी एप्लीकेशन पीआईओ के पास जाती है, 30 दिन के अंदर आपको जवाब मिलेगा, उसको देना है, ये टाइम लिमिट है, ठीक है। इफ़ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लाइफ एंड लिबर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम 48 आवर, अगर आपका मसला, आपकी फाइल जो है वो किसके रिलेटेड है दोस्तों? लाइफ एंड लिबर्टी के रिलेटेड अगर आपने आरटीआई कुछ लगाई है, अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो आपको जो जवाब मिलेगा वो 48 आवर्स के अंदर ही मिलेगा, यानी 2 दिन के अंदर ही, ठीक है। एनआरआई, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, या कोई थर्ड पार्टी हो, अगर वैसे लोग आरटीआई फाइल लगाते हैं तो उनको 40 दिन का समय लग सकता है जवाब मिलने में, ठीक है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, ठीक है। इफ़ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, नो रिप्लाई, ठीक है, राइट टू फाइल आरटीआई अंडर सेक्शन 19, अगर आपकी, आपने आरटीआई लगाई, आपको वहाँ पे रिप्लाई नहीं मिल रहा है, आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है, तो आप सेक्शन 19 के तहत
राइट टू फाइल आरटीआई अंडर सेक्शन 19। सेक्शन 19 के तहत आप फिर से आरटीआई लगा सकते हो। पूछा जा सकता है कि अगर आपकी रिजेक्ट होती है आरटीआई तो आप किस सेक्शन के तहत जो है वो आप आरटीआई लगा सकते हो, वो है सेक्शन नंबर 19। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे 19 सेक्शन को हम थोड़ा देखते हैं कि 19 सेक्शन के अंडर आप दोबारा आरटीआई फाइल लगा सकते हो अगर इन केस ऑफ रिजेक्शन। तो सेक्शन 19 है क्या? राइट टू फाइल अपील। सेक्शन 19 क्या है दोस्तों? राइट टू फाइल अपील। राइट टू फाइल सेकंड अपील विद इन 19 डेज टू इंफॉर्मेशन कमीशन। दोस्तों अगर आपकी आरटीआई रिजेक्ट होती है तो आपको सेकंड चांस मिलता है, सेकंड आप अपील कर सकते हो 90 दिन के अंदर। लेकिन 90 दिन के अंदर आप दूसरी आरटीआई लगा सकते हो, लेकिन किसको दोगे आप? वो इंफॉर्मेशन कमीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, अभी इंफॉर्मेशन कमीशन जो है ये दो हो सकते हैं, जैसे एक स्टेट का एक सेंटर का। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन SIC और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन दोस्तों ये है CIC, है ना। अब नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 8 जिसमें है एग्जेम्पशन, रुकावटें। ठीक है, अब क्या ऐसी रुकावटें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप आरटीआई नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये जो है ना ये बेकार है, लेकिन पढ़ेंगे तो अच्छा है। नहीं तो क्वेश्चन सीधा ऐसा आएगा कि एग्जेम्पशन जो है वो किस सेक्शन के अंदर आता है? वो आता है आर्टिकल 8। एग्जेम्पशन का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके ऊपर आप आरटीआई नहीं लगा सकते हो, जिनकी इंफॉर्मेशन आप नहीं लगा सकते। अब नेचुरल देखिए इसमें कौन कौन सी है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी, ट्रेड सेक्रेट, कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सनल नेचर, इंफॉर्मेशन कवर्ड अंडर ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1923। ठीक है, ये कुछ आपको याद रखना है। अब दोस्तों ऐसा मत है कि जैसे इन्फॉर्मेशन ऑफ पर्सनल नेचर यहाँ पे दिया है, तो अगर किसी की पर्सनल लाइफ का कोई मसला है, यानी कि आपको अपने बारे में अगर आपको जानना है कुछ, तो आप आरटीआई फाइल लगा सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि किसी पर्सन के बारे में आपको जानना है और आप उनके साथ ज़बरदस्ती करो आरटीआई फाइल लगाओ, ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। ठीक है, सेक्शन 9 जो है रिजेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट। रिजेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, रिक्वेस्ट को जो है वो रिजेक्ट किया जाता है सेक्शन 9 के अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है दोस्तों सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 क्या है दोस्तों? सिवरेबिलिटी पार्शियल डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, इफ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज एग्जेम्प्टेड देन ही कैन गिव द बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन। दोबारा पढ़ी, इफ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज एक्सेप्टेड देन ही कैन गिव यू बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है जब आप आरटीआई फाइल लगाओगे, है ना, जब आपको वहाँ से जवाब मिलना है, अब जिसने आपको जवाब देना है ऐसा भी हो सकता है कि उसको भी मतलब किसी हद में रहकर ही आपको जवाब देना है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो वहाँ से वो नहीं बोल सकते, कुछ पार्ट जो होगा इन्फॉर्मेशन को वो एग्जेम्प्टेड होगा, उसको वो शो ऑफ नहीं कर सकता। अगर वैसा नहीं कर सकता तो वो आपको एक बैलेंस्ड इन्फॉर्मेशन ही देगा। ठीक है दोस्तों, सेक्शन 11 क्या है? थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। ये ऐसे याद रखना, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, अच्छा, थर्ड पार्टी से मतलब क्या है कि कोई जैसे कि हम बोले NRI, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो यहाँ के नागरिक नहीं है। ठीक है दोस्तों, चैप्टर 3 की बात करें दोस्तों, तो चैप्टर 3 जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इसमें सेक्शन 12 से लेके 14 तक है दोस्तों। ठीक है, चैप्टर 3 में आता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और चैप्टर 4 हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ आएगा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। इतना ही फ़र्क है, दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है दोस्तों, एक सेंटर लेवल की है, एक स्टेट लेवल की है। अगर थर्ड आप पढ़ोगे तो फोर्थ खुद ब खुद ही होगी। ठीक है, सेक्शन 12 क्या है दोस्तों, एक बार पढ़ते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेक्शन 12 जो है वो इसी के बारे में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि CIC। इसमें क्या है दोस्तों, ये किसकी बनी होती है, क्या बॉडी है ये? कंसिस्ट ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। दोस्तों सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो कि सेक्शन 12 से रिलेटेड है, इसमें क्या होता है, एक चीफ होता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है दोस्तों। ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है दोस्तों, और इसके साथ 10 मेंबर और होते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एक और इसके साथ 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी होते हैं। और इनको अपॉइंट कौन करता है दोस्तों, तो प्रेसिडेंट। याद रखना,
प्रेसिडेंट होगा इन केस ऑफ, ये सेंट्रल है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। जब हम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे गवर्नर अपॉइंट करेगा। ये बात याद रखना, ध्यान से पढ़ना, एक बार पढ़ोगे कभी नहीं भूलोगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अब दोस्तों देखते हैं CIC विल बी अपॉइंटेड बाय ए कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ। अब दोस्तों जैसे कि हमने पढ़ा, इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, है ना, लेकिन प्रेसिडेंट भी खुद अपॉइंट नहीं करता है, वो भी एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे अपॉइंट करता है। उस कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं दोस्तों? 3 लोग होते हैं। कितने लोग दोस्तों? 3 लोग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? जैसे एक है PM, ये तो चेयरपर्सन होगा। दूसरा होगा लीडर ऑफ ओपोजिशन दोस्तों, ठीक है। एंड तीसरा जो होगा वो कौन होगा? यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जो PM ने नॉमिनेट किए होंगे। 3 लोगों की कमेटी जो होती है, उनकी रिकमेंडेशन पे ही प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है। दोस्तों आपको याद रखना है। अब सेक्शन 13 क्या है? टर्म एंड कंडीशन ऑफ ऑफिस। ऑफिस के बारे में है, जैसे कि ऑफिस में जो ड्यूरेशन कितनी रहेगी? 5 साल। कब से? फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर द ऑफिस और एज ऑफ 65। दोस्तों 5 साल की ड्यूरेशन रहती है। कब से? किस डेट से? जब से उसने ऑफिस में एंटर किया हो, ठीक है, ज्वाइन किया हो। या तो क्या होगा कि जब उसकी एज 65 होगी तो ऑटोमेटिकली रिटायर्ड होगा। ठीक है दोस्तों। सैलरीज की बात करें तो CIC सेम एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जो CIC होता है उसकी सेम होती है, जितनी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की होती है उतनी ही CIC की भी होती है, और जितनी इलेक्शन कमिश्नर की होती है उतनी ही इंफॉर्मेशन कमिश्नर की भी होती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर, याद रखना दोस्तों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जितनी होती है उतनी CIC की होती है, और जितनी इलेक्शन कमिश्नर की होती है उतनी इंफॉर्मेशन कमिश्नर की भी होती है। सेक्शन 40 क्या है दोस्तों? रिमूवल ऑफ CIC एंड IC बाय प्रेसिडेंट। अब CIC हो या IC हो दोस्तों, अगर हम सेंट्रल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट भी करेगा, तो रिमूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा। लेकिन रिमूवल किस में आता है दोस्तों? सेक्शन नंबर 14, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों। अब चैप्टर नंबर जो 4 है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम रिमेनिंग 3 इसके पार्ट और पढ़ेंगे और हमारा ये चैप्टर होगा ख़त्म। हैंड रिटन नोट्स अगर आपको PDF ज़रूरत होगी तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें दोस्तों, और इस चैनल पे जुड़े रहिए ऐसे ही दमदार कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच।